Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Italy Special Strategic Partnership. Important from our syllabus GS paper to international relations point of view. तो देखिए, आप सबको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वीक के टूर पे निकले थे, जिसके अंतर्गत उनको 5 देशों को विजिट करना था। सो इन द लास्ट फेज ही हैड टू विजिट इटली। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बाद नाउ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फाइनली रीच्ड इटली एंड देयर ही हेल्ड टॉक्स विद इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और इस मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। टाइज एलिवेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली किए गए हैं। नाउ इंडिया एंड इटली आर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ट्रेड को एलिवेट करने की बात की गई है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लगभग 20 बिलियन यूरोस कर दिया जाएगा बाय 2029। 20 बिलियन यूरोस तक का ट्रेड दोनों देश आपस में करेंगे बाय 2029। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दो टर्म याद रखिएगा। पहला है इनोवेट। इनोवेट विल बी एन इनोवेशन हब लोकेटेड इन इंडिया, जिसका लक्ष्य होगा भारत और इटली के बीच में इनोवेटिव इकोसिस्टम में कोऑपरेशन डेवलप करना। भारत के जो स्टार्टअप्स हैं और इटली के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन डेवलप कराना लक्ष्य होगा इनोवेट इंडिया का, दैट हैज बीन अग्रीड बिटवीन इंडिया एंड इटली। उसके अलावा एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है भारत और इटली के बीच में, जिसका नाम है ICI, इटली कॉल्स इंडिया। इट इज अ यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज टैलेंट ब्रिज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत भारत के जो भी स्टूडेंट्स इटली में पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने के बाद इटली के ही कंपनियों में प्लेसमेंट करवाने में मदद की जाएगी। दैट इज द गोल ऑफ ICI, इटली कॉल्स इंडिया यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज टैलेंट ब्रिज प्रोग्राम। उसके अलावा और भी कई सारे एरियाज में कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन की बात है की गई है, जैसे कि डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्पेस। बाकी ये मीम तो आपने कल देख ही लिया होगा। PM मोदी गिफ्टेड मेलोडी चॉकलेट टू PM जॉर्जिया मेलोनी। अब देखिए एक और बात, एक और फैक्ट जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू इटली PM मोदी was conferred with Agricola medal for 2026 by FAO at its headquarter in रोम। तो रोम इटली की राजधानी है, वहीं पे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर है। FAO की अगर हम बात करें तो इसको 1945 में बनाया गया। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, शॉर्ट में कहें तो सोफी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। इस साल के लिए FAO इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली पहुंचे तो वहां पे उनको FAO, जिसकी रोम में ही हेडक्वार्टर है, FAO ने प्रधानमंत्री जी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। एग्रीकोला लिटरली मीन्स फार्मर या कल्टीवेटर इन लैटिन। एग्रीकोला मेडल इज गिवन बाय FAO फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो साल 2026 का एग्रीकोला मेडल दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मुझे लगता है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है वो इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकोला मेडल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन PM मोदी को मिला साल 2026 में। उसके पहले जो उनको इंपॉर्टेंट इस तरीके के ऑनर्स मिल चुके हैं वो एक बार जरा देखिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन 2018। सियोल पीस प्राइज दिया गया था इन 2018 अगेन।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल टी डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. इसे उसमें भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल टी डे हर साल आज के दिन 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. इसके पीछे भी FAO का कंट्रीब्यूशन है. साल 2015 में FAO, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा है, उसने रेकमेंड किया कि 21 मई शुड बी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल टी डे इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ टी वर्ल्ड वाइड. FAO के रिकमेंडेशन को 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 21 मई शुड बी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल टी डे. तो वो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये जो रिजोल्यूशन था रिगार्डिंग इंटरनेशनल टी डे, वो अक्टूबर या नवंबर महीने में पास हुआ था 2019 में. इसलिए पहला जो इंटरनेशनल टी डे मनाया गया वो मनाया गया साल 2020 में. तब से साल 2020 से लेकर के अभी तक हम लोग हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं. ध्यान रहे, नेशनल टी डे या नेशनल चाय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर, जबकि इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई. असम टी की अगर हम बात करें, चूंकि अब टी की बात चल रही है तो उसमें भारत से असम टी की बात तो होगी ही होगी. सो असम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन बाय प्रोडक्शन. लगभग 630 to 700 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है. असम टी इज नोन फॉर इट्स ब्रिस्कनेस, मॉल्टी फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर. असम टी के अंदर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है कैफीन का और थियानिन का. बोथ हेल्प इन इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन. साइंटिफिक नेम ऑफ असम टी इज कैमेलिया सिनेसिस वैरायटी असामिका. देयर आर टू बेसिक क्वालिटी डेजिग्नेशन ऑफ असम टी. पहला है CTC और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स असम टी. CTC स्टैंड्स फॉर क्रश, टीयर एंड कर्ल. ऑर्थोडॉक्स असम टी के जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके के थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, जबकि CTC टी जो होते हैं वो दानेदार होते हैं इस तरीके के, जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं. असम ऑर्थोडॉक्स टी गॉट GI टैग इन 2007. APSC ने एक साल प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि CTC का मतलब क्या होता है. उसने 3-4 ऑप्शन भी दिए थे. ठीक है, तो अब तो जैसे कि आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. मैंने टी के ऊपर ये प्रश्न बना करके आपको दिया है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए होते हैं टी के लिए, साथ ही साथ क्या challenges फेस किए जा रहे हैं बाय द कल्टीवेटर्स ऑफ असम, एंड व्हाट कुड बी द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू हैव सस्टेनेबल टी प्रोडक्शन इन द कंट्री. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह आपको पता ही होंगे शायद से, नहीं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर. रेनफॉल लगभग 1500 to 2500 मिलीमीटर चाहिए होता है. सॉइल थोड़ा एसिडिक चाहिए. फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए डेली. स्लोप चाहिए, वाटर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, स्लोप चाहिए. असम टी जो है भारत की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है. 50% ऑफ टीज आउटपुट इन द कंट्री कम्स फ्रॉम असम ओनली. इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है. प्राइस रेम्युनरेटिव नहीं हो पा रहा है. असम के अंदर अगर खासकर बात करें तो टी तो ग्रो किया जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये बहुत कुछ आसाम से बाहर होता है. तो वैल्यू एडिशन आसाम से बाहर होता है. तो लो एंड एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा रेम्युनरेशन नहीं है वो आसाम में हुआ, और जहाँ पे ज़्यादा रेम्युनरेशन है वो सब आसाम से बाहर कोलकाता वगैरह, दिल्ली वगैरह में होता है. तो जिस कारण से बहुत ज़्यादा रेम्युनरेटिव बेनिफिट नहीं मिल पाता है टू द वर्कर्स इन्वॉल्व इन टी ग्रोइंग इन आसाम. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम. उसके अलावा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे आसाम का जो टी प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो रहा है. उसके अलावा ओल्डर बुशेस भी हैं. एक जैसे टी बुश को ग्रो किया जाता है तो उससे हम लोग, उसका इकोनॉमिक लाइफ होता है 30 से 40 साल. 40 साल के बाद हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन असम के जो कई सारे बुशेस हैं वो उससे भी ज़्यादा पुराने हैं. इस कारण से उनका ईल्ड और क्वालिटी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. इन सब आइडियाज़ के बेसिस पे आप इस आंसर को अटेम्प्ट करें. इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स.
you can get more points. Third topic is about jaggery, the superfood sweetener. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली एग्रीकल्चर का जो फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक है उससे रिलेट करके देखा जा सकता है। देखिए, जैगरी से रिलेटेड एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है पीआईबी में, और इस कारण से मुझे लगता है कि जैगरी इस साल के एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस कारण से जैगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैगरी, ऑल्सो नोन एज गुर, इट्स अ ट्रेडिशनल अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर। जैगरी बनता कैसे? तो देखिए, शुगर केन हार्वेस्ट के बाद उसको क्रश किया जाता है। क्रश करने से शुगर केन का जूस निकलता है। उस जूस को बॉयल किया जाए और फिल्टर करते रहें हम लगातार, विदाउट पुटिंग सम केमिकल इनटू इट, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जैगरी या गुड़। उसमें थोड़ा बहुत केमिकल अगर डाला जाए तो इट कैन लीड टू खांदसरी, जो स्वीटनर होता है ब्राउन कलर का, आपने देखा होगा, खांदेसरी। और हेवी तरीके से केमिकल डाला जाए, ब्लीचिंग की जाए, देन वी गेट कॉमर्शियल व्हाइट शुगर। तो बेसिकली गुड़, खांदेसरी एंड कॉमर्शियल शुगर सब आता वही शुगर केन जूस से ही है, बट तीनों में अंतर है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल दैट हैज बीन यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। जैगरी में लगभग कुछ भी केमिकल नहीं डाला जाता, पूरी तरह से नेचुरल होता है। खांदेसरी में थोड़ा केमिकल यूज होता है और कॉमर्शियल शुगर में बहुत सारा केमिकल यूज होता है। और चूंकि जैगरी नेचुरल तरीके से बिल्कुल प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल शुगर। इसके बहुत सारे हेल्थ एडवांटेजेस भी हैं। भारत में जैगरी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम देखेंगे अगले पेज पे। और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका कंजम्पशन होता है, जैसे एशिया के कई सारे देशों में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज। जैगरी के अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं। इट हैज़ अबाउट 70% ऑफ सुक्रोज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज जैसे मिनरल्स मिलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स या ए, सी, डी, ई विटामिन भी जैगरी के अंदर मिलते हैं। अब जैगरी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जैगरी का भारत में ही होता है। इनफैक्ट 70% ऑफ जैगरी प्रोडक्शन of the world happens in India only, and that makes India naturally the largest exporter of jaggery as well. जैगरी आपको देख देख करके समझ आ रहा है कि जैगरी का जो प्रोडक्शन है वो एक फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी है। शुगर केन जूस से जैगरी प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें बहुत रिग्रेसिव तरीके से एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो रूरल एरियाज में जैगरी प्रोडक्शन एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है, क्योंकि यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ केमिकल तो डाल करके बनाना नहीं है सीधा सीधा, तो यहाँ बहुत ध्यान से, मेहनत से बनाया जाता है जैगरी को। तो जैगरी क्रिएट्स अबाउट 2.5 मिलियन लाइवलीहुड्स एज वेल। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साल 2024-25 की बात करें तो उत्तर प्रदेश अलोन कंट्रीब्यूटेड अबाउट 48.5% ऑफ टोटल जैगरी प्रोडक्शन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। जैगरी के कई सारे, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन हैं, उसके कारण इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सस्टेन एनर्जी, एनीमिया कम करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, थ्रोट एंड लंग्स इन्फेक्शन को कम करना, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, फटीग को कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, मसल्स एंड नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। भारत में अगर जैगरी प्रोडक्शन की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में जैगरी प्रोडक्शन को हमने मोर देन डबल इंक्रीज किया है और एक्सपोर्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। जैगरी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम किस तरीके का बनाया गया है भारत में? देखिए, सिर्फ जैगरी ही नहीं, ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग, जो एक अलग से चैप्टर भी है आपका जीएस पेपर 3 मेन सेगमेंट का, ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लेकर के आई है भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इस तीसरा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, स्पेसिफिकली फॉर फूड प्रोसेसिंग ओनली। इसके अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, नॉट जस्ट फॉर जैगरी बट ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। तो जैगरी के लिए भी अपने आप काम आ जाता है।
तो इस तरीके से आप जैगरी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैगरी और शुगर के बीच में कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। जैगरी कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस रिच होता है, जो सब चीजें शुगर में नहीं होती, क्योंकि प्रोसेसिंग करके केमिकल वगैरह डाल करके इन सबको रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो ब्लीच्ड लगे, देखने में अच्छा लगे। एस्थेटिक एस्पेक्ट पे काम किया जाता है शुगर के, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है फॉर दोज बुक्स दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ऐसी किताब जो ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, मैं क्रैश कोर्स में ऑलरेडी रिवाइज करा चुका हूं। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं, बुकर प्राइज इज गिवन फॉर द बुक्स दैट हैव बीन रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, राइट? International Booker Prize is given for the book that have not originally been written in English but have been translated into English and have been now published in UK और Ireland. इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज साल 2005 में स्टार्ट किया गया। 2015 तक इट वाज गिवन एज लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन, लेकिन 2016 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन फॉर अ सिंगल बुक ऑफ फिक्शन। साल 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है फॉर बुक ताइवान ट्रैवेलॉग। ताइवान ट्रैवेलॉग हैज बीन रिटन बाय ताइवानीज ऑथर यांग सुआंग जी and has been translated from Mandarin Chinese into English by Lin King. तो राइटर है यांग सुआंग जी एंड ट्रांसलेटर है लिंग की। किताब है ताइवान ट्रैवेलॉग। इट इज फर्स्ट मैंडरीन चाइनीज ट्रांसलेशन टू रिसीव इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज प्रगति 2026। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगेन इसको देख लीजिए। बहुत सारे, देखिए, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत सारे एक्सरसाइजेस करती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन जो एक्सरसाइजेस एग्जाम से 2-3 महीने पहले होती हैं उनका एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देख लेते हैं अबाउट प्रगति। प्रगति स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ अ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें भारत की आर्मी के अलावा 12 और फ्रेंडली नेशंस की आर्मी पार्टिसिपेट करती हैं। वो 12 देश हैं: भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेचिल, श्रीलंका एंड वियतनाम। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, नहीं तो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। 12 देशों की फ्रेंडली नेशंस, 12 फ्रेंडली नेशंस की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है इन प्रगति 2026। प्रगति 2026 कहाँ कराया गया वो भी देख लीजिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उमरॉय मिलिट्री स्टेशन इन मेघालय। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। द डॉग्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेरलाइज, वैक्सीनेटेड एंड रिलीज्ड बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन। उनका रिलोकेशन की बात नहीं की गई है इन एबीसी रूल ऑफ 2023। हांगकांग कन्वेंशन deals with safe and environmental sound recycling of ships. That is correct, but it has been adopted under IMO, not under UNEP. So second statement is wrong. Convention requires ships to maintain inventory of hazardous material. That is correct. The convention applies only to military warship and naval vessels. This is wrong. It is mainly applicable for commercial vessels. So दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। लीड IT 2.0 भारत और स्वीडन के बीच में स्टार्ट किया गया विद द गोल ऑफ सपोर्टिंग हेवी इंडस्ट्रीज टू अचीव नेट जीरो बाय 2050. दिस इज करेक्ट एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 in 2023. Both statements are correct. Chandrayaan 3 during HOP experiment, Vikram lander ignited its engine, lifted on the lunar surface. ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। The experiment helped scientists to discover moon uppermost surface layer. यहाँ तक तो ठीक चल रहा था स्टेटमेंट, लेकिन आगे जाकर के गलत हो गया। That a highly compact and
Uppermost surface is highly compact and dense. This is wrong. Uppermost surface is fluffy and loose. While 3-4 सेंटीमीटर के नीचे जो सरफेस है वो हाईली कॉम्पैक्ट एंड डेंस है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए बगास से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, बट मोलासेस से सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं बनते। मोलासेस से एथेनॉल वगैरह बन सकता है, मोलासेस से ही शुगर और जैगरी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। So correct answer will be 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.